Good morning, guys. I am CA Sunil Agarwal. I qualified CA in 1986, and after that I joined the various industries, and I have total 36 years of experience of practical accounting. तो what I have thought कि स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल से या बुक से जो नॉलेज मिलती है, उसके अलावा अगर उसको उस नॉलेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करा जाता है, अगर उसका भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, तो आई थिंक ही विल बी इन ए बेटर पोजीशन फॉर हैविंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट्स. In that series, I have taken first time the concept of accounting standards. आप लोगों ने बहुत सुना होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में. इंस्टीट्यूट भी काफ़ी एम्फेसाइज करता है इसको कि हमें जब भी हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं, तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए. नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड व्हाट इज द पर्पस? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन्स जो हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो मेनली उसमें आता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. किसी भी कंपनी के केस में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना भी ज़रूरी होता है. तो ये स्टेटमेंट जब हम बनाएं तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि स्टेटमेंट्स ये जितने भी हैं बनाए किसके लिए जाते हैं. तो दीज आर कॉल्ड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मेन यूजर्स कौन होता है? ओनर्स. अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स, अगर कंपनी है तो शेयर होल्डर्स, अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्टीज. ओनर्स. देन आपका आता है क्रेडिटर्स, जिन्होंने कंपनी को पैसा या मटेरियल उधार दे रखा है. देन आपका आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिन्होंने कंपनी को लोन वगैरह दे रखे हैं. देन एम्प्लॉइज. इस तरीके से कई लोग होते हैं जो एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड रहते हैं. अब वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाएं, तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते समय हमें क्या क्या स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए, दैट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. क्योंकि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही नहीं होंगे तो क्या होगा, हर कंपनी या हर एंटिटी डिफरेंट फाइनेंशियल टर्म्स को अपने तरीके से इंटरप्रेट करेगी. तो जब हम दो कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, मतलब सपोज बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेके चलूँ मैं. फॉर एग्जांपल सेल्स ए लिमिटेड भी शो कर रही है और मालिया बी लिमिटेड भी शो कर रही है अपनी बुक्स में. सेल्स में अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना हो, हो सकता है ए लिमिटेड ने पॉलिसी बना रखी है कि जैसे ही वो कोई सेल कॉन्टैक्ट करते हैं तभी उसकी सेल बुक कर लेते हैं. बी लिमिटेड ने पॉलिसी बना रखी है कि नहीं, केवल एग्रीमेंट में नहीं, जब माल हमारा सेल हो जाएगा, मीन्स पार्टी पे पहुंच जाएगा, तब हम उसको सेल ट्रीट करेंगे. सी लिमिटेड मान लिया तीसरी कंपनी है, उसने पॉलिसी बना रखी है कि नहीं सर, हम तो जब हमारा पैसा आ जाएगा हमारे पास तब हम उसको सेल ट्रीट करेंगे. तो अब ये जो तीन डिफरेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं, इसमें से कौन सा हम फॉलो करें,
किस तरीके से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सेल्स को दिखाएं, ये जब क्वेश्चन अराइज होता है, देन वी गो टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मान लिया कहता है कि जब भी हम सेल बुक करें तो जो मटेरियल की प्रॉपर्टी इन गुड्स है, जब वो सेलर से और बायर पे ट्रांसफ़र हो जाएगी और वो ट्रांसफ़र होने की वजह से जब हमें बायर से अपना पेमेंट लेने का राइट क्रिएट हो जाएगा, देन वी कैन बुक द अमाउंट एज सेल्स। ना केवल सेल कॉन्ट्रैक्ट होने पे हम सेल बुक कर सकते हैं और ना हम पैसा आने के बाद ही सेल बुक करेंगे, क्योंकि पैसा आने के बाद अगर सेल बुक करेंगे दैट इज़ कॉल्ड कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जो कि अगेन जो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं उसमें फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन आती है एक्रूअल, कि जब हमारा पेमेंट लेने का राइट क्रिएट हो गया तभी हम अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब कोई पूछ सकता है भाई ये क्या लिखा हुआ है कि जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा तभी आप सेल बुक कर सकते हैं? यू विल इमीडिएटली आंसर, सर इट इज़ इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अगर बेसिकली देखें तो आज की डेट में मान लिया सपोज 40 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हम रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करें, हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करें, हम फिक्स्ड एसेट्स की अकाउंटिंग कैसे करें, हम जो पैसा उधार ले रहे हैं उसकी अकाउंटिंग कैसे करें, ये सब चीज़ों में डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो हो सकती हैं अगर हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब आ गए तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अब चाहे कंपनी ए हो, चाहे कंपनी बी हो, चाहे कंपनी सी हो, उसके पास रेडीमेड आंसर है कि मुझे सेल की अकाउंटिंग कब करनी है, मुझे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करना है, मुझे अपने फिक्स्ड एसेट्स की अकाउंटिंग कैसे करनी है, मुझे अपनी बोरोइंग कॉस्ट की अकाउंटिंग कैसे करनी है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, सारी कंपनियां उन अकाउंटिंग एंट्रीज को पास करते समय एक ही टाइप से पॉलिसी फॉलो करें। इसके लिए हर कंट्री की जो अकाउंटिंग बॉडी है, जैसे अपने इंडिया में जो रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग बॉडी है दैट इज़ कॉल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, वो जहाँ पर भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है अकाउंटिंग में, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अकाउंटिंग के उस एरिया के लिए एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना देते हैं। चाहे वो कन्फ्यूजन का एरिया रेवेन्यू रिकॉग्निशन का हो, चाहे वो कन्फ्यूजन का एरिया हो, सपोज करो एक कॉमन फीचर है जो कई कंपनियां या छोटी एंटिटी फॉलो नहीं करती है, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अब एम्प्लॉय बेनिफिट्स को मैं आपको बताऊंगा। मान लिया ए लिमिटेड में 1000 एम्प्लॉई है, यहाँ पर मेरे 100 एम्प्लॉई है, यहाँ पर 2000 एम्प्लॉई है। जो भी एम्प्लॉई मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं, नेचुरल है ये जब अपनी रिटायरमेंट एज पे आ जाएंगे, जो यूजुअली सपोज करो 60 ईयर्स होती है, तो रिटायरमेंट के टाइम उनको ग्रेचुटी का पेमेंट होगा। अब ग्रेचुटी का जो इकट्ठा पेमेंट होगा, मान लिया कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में और उसकी ग्रेचुटी बनती है मान लिया 50 लाख, तो एक नॉर्मल क्वेश्चन दिमाग में अराइज होता है कि भाई ये जो 50 लाख का मैं ग्रेचुटी पे खर्चा कर रहा हूँ, इस खर्चे के अगेंस्ट में जो बेनिफिट मैंने लिया इस एम्प्लॉय से, जो इसने मुझे सपोज करो 35 साल की सर्विसेज प्रोवाइड करी, तो 35 साल तक तो ये मुझे बेनिफिट देता रहा। अब ग्रेचुटी का जो पेमेंट है वो एक ही साल में मैं कर रहा हूँ, तो ये 50 लाख क्या मेरा एक ही साल का खर्चा है 21-22 का,
या ये खर्चा मेरा पिछले 29 साल का है जिन सालों में इसने मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करी। तो नेचुरल लॉजिक फौरन कहेगा कि भाई बेनिफिट तो हमने 30 साल में लिया है, तो कायदे से 50 साल की अमाउंट की 50 लाख का जो अमाउंट है वो एंट्री भी पिछले 30 साल में होनी चाहिए। अब ये कौन बता रहा है हमको कि एंट्री होनी चाहिए नहीं होना चाहिए? देन वी कम टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, चाहे वो ग्रेच्युटी हो, चाहे पीएफ हो, चाहे लीव एनकैशमेंट हो, ये सारे अमाउंट वो हैं जो एम्प्लॉय को हम देते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। लेकिन इसके बदले में जो हम सर्विसेज ले रहे हैं वो ले रहे हैं पिछले 30 साल में या 35 साल में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बताता है कि जितनी जितनी हम सर्विसेज लेते जा रहे हैं उतने उतने बेनिफिट की लायबिलिटी हमें हर साल क्रिएट करते रहना चाहिए। अगर वो लायबिलिटी हम क्रिएट नहीं करेंगे तो क्या फीचर बनेगा? फीचर ये बनेगा कि एक ही साल में सारा खर्चा आ जाएगा। तो जो अकाउंटिंग का बेसिक कंसेप्ट है, अकाउंटिंग का बेसिक कंसेप्ट क्या है? दैट इज कॉल्ड मैचिंग कंसेप्ट। मीन्स जो भी हमें रेवेन्यू हो रहा है उसके अगेंस्ट में जो भी हमारे एक्सपेंसेज हैं उस सब की हमें अकाउंटिंग उसी साल में कर लेनी चाहिए जिस साल को ये रेवेन्यू परटेन करता है। अगर मैं रिटायरमेंट बेनिफिट की एंट्री उस साल में करूंगा जब एम्प्लॉय रिटायर होगा, तो क्या फीचर बनेगा कि रेवेन्यू तो मैं हर साल लेता चला गया 30 साल के अंदर, लेकिन जो खर्चा है वो पता लगा मेरा एक ही साल में आ गया। दैट इज नॉट द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब ये जो कन्फ्यूजन था, ये कन्फ्यूजन मेरा दूर किसने करा? ये कन्फ्यूजन दूर करा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड।